नमस्ते छात्रों। अध्ययन अध्यापन में आपका फिर से स्वागत है। आज हम दूसरी इकाई का पाठ दूसरा दो लघु कथाएं देखेंगे। लेखक नरेंद्र छाबड़ा जी है। नरेंद्र जी छाबड़ा मूल रूप से जाने माने कहानीकार हैं। इन्होंने कहानियों के साथ साथ बहुत सी लघु कथाएं भी लिखी है। विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में इनकी लघु कथाएं नियमित रूप से छपती रहती है। हिंदी साहित्य की इस नई विधा को सबल बनाने और उसे समृद्ध करने में नरेंद्र छाबड़ा जी का योगदान अप्रतिम है। उनकी प्रमुख रचनाएं हैं मेरी चुनिंदा लघु कथाएं। गद्य संबंधी जानते हैं। प्रस्तुत पाठ लघु कथा है। लघु कथा गद्य की विधा है। लघु अर्थात छोटी कथा। कथा भले ही छोटी हो, लेकिन इस लघु कथा से हमें बहुत बड़ी सीख मिलती है। दोनों लघु कथाएं अलग अलग दो घटनाओं व भावों को अभिव्यक्त कर रही है। पहली लघु कथा में लेखक ने मनुष्य की वर्तमान प्रवृत्ति, संकुचित विचारधारा का यथार्थ चित्रण किया है। लेखक ने इसमें दर्शाया है कि जब भी हम बड़ी दुकानों, मॉल और होटलों में जाते हैं, जितना मूल्य लिखा होता है उतना देकर चले आते हैं। इसके विरुद्ध रेहड़ी वाले, फेरी वाले से सामान खरीदते हैं तो एक एक रुपये का मोलभाव करते हैं। लेकिन हम सोचते नहीं, ऐसे लोग रास्ते पर खड़े होकर सामान बेचते हैं। दिन भर कड़ी धूप में, बरसात में घूम घूम कर अपना सामान बेचते हैं और पैसा कमाते हैं। फिर भी हम इनके साथ कभी चेष्टा करते हैं, कभी आधी कीमत करते हैं, तो कभी कभी कीमत पूछते हैं पर लेते नहीं है। कभी कभी तो उनके साथ लड़ते हैं, झगड़ते हैं। इस सोच को हमें बदलना है। हमें फेरी वालों को भी उनके वस्तुओं का दाम देते समय मोलभाव करने की प्रवृत्ति को छोड़ना होगा और कमजोर, गरीब, असहाय, ईमानदार लोगों की हर संभव सहायता करनी है। तो बच्चों, आइए देखते हैं पहली लघु कथा कंगाल। आपको पाठ्य पुस्तक, नोटबुक लेकर बैठना है। कंगाल। कंगाल का अर्थ है गरीब, निर्धन। मैं जब भी पाठ का स्पष्टीकरण देती हूँ, उसमें कठिन शब्द के अर्थ बताए जाते हैं। आपको कठिन शब्दार्थ के अर्थ लिखकर लेने हैं। इस वर्ष बड़ी भीषण गर्मी पड़ रही थी। भीषण यानी भयंकर। दिन तो अंगारे से तपे रहते ही थे। रातों में भी लू और उमस से चैन नहीं मिलता था। सोचा, इस लिद्रिजे और घुटन भरे मौसम से राहत पाने के लिए कुछ दिन पहाड़ों पर बीत आए। इस परिच्छेद में से हम कठिन शब्दार्थ देखते हैं। भीषण यानी भयानक। लू यानी तपी हुई वायु का झोंका। उमस का अर्थ है गर्मी। लिद्रिजे बेढंग। घुटन सांस लेने में कठिनाई। राहत का अर्थ है आराम। तो लेखक कहते हैं कि इस वर्ष भयंकर गर्मी पड़ी थी। सूर्य की सीधी किरणें के पड़ने के कारण
ज्यादा गर्म हो रहा था। दिन में भी आग के अंगारे महसूस होते थे। रातों में भी गर्म तेज हवाएं चलती हैं, जिसे हमने लू का नाम दिया है। रात को भी नींद नहीं आती, बेचैनी बढ़ती है, शरीर चिपचिपा हो जाता है और गर्मी के कारण प्यास भी ज्यादा लगती है। ऐसे बेढंगा वातावरण से लेखक बहुत परेशान थे। गर्मी से छुटकारा पाने के लिए लेखक सोचते हैं कि कुछ दिन पहाड़ों पर जाएंगे। बच्चों, हम शहरी क्षेत्र में रहते हैं। आपको तो पता है ही कि शहरी क्षेत्र में रहने वाले लोग अधिक गर्मी को सहन नहीं कर पाते, जिसके कारण अधिकतर लोग समुद्र तटीय स्थान, पहाड़ी क्षेत्रों, ठंडे स्थानों पर जाते हैं। तो लेखक ने भी कुछ दिन पहाड़ों पर जाने का सोचा है। तो लेखक अगले सप्ताह ही पर्वतीय स्थल की यात्रा पर निकल पड़े। 2-3 दिनों में ही मन में सुकून सा महसूस होने लगा था। वहां का प्राकृतिक सौंदर्य, हरे भरे पहाड़ गर्व से सीना ताने खड़े, दीर्घता सिद्ध करते वृक्ष, पहाड़ों की नीरवता में हल्का सा शोर कर अपना अस्तित्व सिद्ध करते झरने मन बदलाव के लिए पर्याप्त थे। बच्चों, लेखक गर्मी से राहत पाने के लिए अगले सप्ताह ही पर्वतीय स्थल की यात्रा करने निकले। जैसे हम महाबलेश्वर जाते हैं, माथेरान जाते हैं, कश्मीर जाते हैं। वहाँ का वातावरण गर्मी के दिनों में भी कैसा होता है? ठंडा होता है और हवा भी शुद्ध होती है। ऐसे वातावरण में हम रहेंगे तो मन प्रसन्न होता है और पूरे साल की जो ग्लानि होती है वो दूर हो जाती है। लेखक 2-3 दिनों में ही लेखक को सुकून मिला। लेखक ने वहां हरे भरे पहाड़ सीना तान कर खड़े हुए देखे। सीना तान कर खड़े रहना यानी निर्भय होकर खड़े होना, जैसे ये पहाड़ हमारी रक्षा के लिए खड़े हैं। वहां के बड़े बड़े पेड़ अपनी दीर्घता सिद्ध कर दिखाते हैं। मतलब कई सालों से आंधी तूफानों में भी अपनी जगह खड़े हैं। पहाड़ी क्षेत्रों में भयानक शांतता होती है, शोर नहीं, कल्लोल नहीं। ऐसे नीरवता मतलब भयानक शांतता में अपना अस्तित्व सिद्ध करते हैं झरने। अस्तित्व मतलब अपना अस्तित्व साबित करते हैं। नदी का कलकल करते हुए बहना, जैसे झरने हमें कहते हैं कि आप अकेले नहीं हैं, हम भी तुम्हारे साथ हैं। लेखक ने नदी का अस्तित्व देखकर लेखक के मन में बदलाव आ गया। वहाँ का वातावरण, बड़े बड़े पेड़, कलकल करती नदियाँ, नीरवता, पशु पक्षी, प्राकृतिक सौंदर्य का मनोरम नजारा देखकर लेखक को राहत मिली और अच्छा महसूस लेखक करने लगे। उस दिन शाम के वक्त झील किनारे टहल रहे थे। एक भुट्टे वाला आया और बोला, साहब, भुट्टा लेंगे? गरम गरम भूनकर मसाला लगा कर दूंगा। सहज ही पूछ लिया, कितने का है? 5 रुपए का। क्या 5 रुपए में एक भुट्टा? हमारे शहर में तो 2 रुपए में एक मिलता है, तुम 3 ले लो। नहीं साहब, 5 से कम में तो नहीं मिलेगा। लेखक पर्वतीय 5 से कम तो नहीं मिलेगा, तो रहने दो। हम आगे बढ़ गए। लेखक पर्वतीय स्थल पर गए थे। शाम के समय
लेखक झील के किनारे टहल रहे थे। तभी एक वहां पे भुट्टे वाला आया। भुट्टे वाले ने एक भुट्टे का 5 रुपया बताया। तभी लेखक ने 5 रुपए बड़ी कीमत लगा तभी लेखक को 5 रुपए बड़ी कीमत लगती है। लेखक कहते हैं कि हमारे शहर में तो 2 रुपए में एक मिलता है। लेखक ने शहर से तुलना की है। तुम 3 रुपए लीजिए। लेखक 5 रुपए की कीमत के लिए भी मोलभाव करने लगे थे। लेखक को मोलभाव करते समय समझ लेना चाहिए था कि ऐसे पहाड़ी क्षेत्रों में भुट्टा पैदा नहीं होता। मैदानी इलाके में खेतों में खेती की जाती है। और दूसरी बात ये जो फेरी वाले हैं, ऐसे प्राकृतिक स्थल में परिवार से दूर रहकर धंधा करते हैं। उनका कोई बड़ा धंधा तो नहीं है कि लेखक झिक झिक करके मोलभाव करे। हमारे यहाँ गवार, भिंडी, टमाटर, गोभी जैसे छोटी छोटी सब्जी हाथगाड़ी पर बेचते हैं, तो उनसे हमें मोलभाव नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो पूरा दिन यहाँ वहाँ घूमकर छोटा मोटा क्या करते हैं, धंधा करते हैं और अपने परिवार का पेट पालते हैं। भुट्टे वाले ने लेखक से 1 रुपया भी कम नहीं किया। भुट्टा न लेते हुए लेखक आगे बढ़े। लेखक ने लेखक एकाएक पैर ठिठक गए और मन में विचार उठा कि हमारे जैसे लोग पहाड़ों पर घूमने का शौक रखते हैं, हजारों रुपए खर्च करते हैं, अच्छे होटलों में रुकते हैं, जो बड़ी दुकानों में बिना दाम पूछे खर्च करते हैं, पर गरीब से 2 रुपए के लिए झिक झिक करते हैं। कितने कंगाल हैं हम। उल्टे कदम लौटा और 20 रुपए में 4 भुट्टे खरीद कर चल पड़ा अपनी राह। मन अब सुकून सा कर रहा था। यहाँ पे लघुकथा का महत्वपूर्ण भाग है। लेखक ने भुट्टा खरीदा तो नहीं, वे आगे बढ़ गए, लेकिन अचानक उनके पैर रुक जाते हैं। उनके मन में विचार आया कि ये भुट्टे वाला कितना गरीब है, भुट्टे बेचकर अपने परिवार का पेट भरता है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेखक के मन में भुट्टे वाले के प्रति सहानुभूति जागृत होती है और लेखक का मन बदल जाता है। लेखक सोचते हैं कि हम दूर दूर की सैर करने के लिए हजारों रुपए खर्च करते हैं, अच्छे होटलों में जाकर फिजूल खर्च करते हैं, बड़ी दुकानों में वस्तुओं पर जो कीमत होती है मोल भाव न करके बिना दाम पूछते पैसे देते हैं। और ये जो फेरी वाले हैं, फेरी वाले से हम क्या करते हैं, झिक झिक करते हैं, बहस भी करते हैं, झगड़े पर भी उतारू हो जाते हैं। कितने हम कंगाल हैं। लेखक को अपनी गलती का एहसास होता है। बात समझ आने पर लेखक उस भुट्टे वाले के पास जाता है और 20 रुपए के 4 भुट्टे लेते हैं। लेखक अभी मन को सुकून अनुभव कर लेते हैं। तो बच्चों, लेखक ने हमें ऐसी सोच में बदलाव लाने को कहा है। पहली कहानी आपको समझ में आई होगी। दूसरी कहानी हम अगली तासिका में देखेंगे। अभी हम भाग 1 का कृति स्वाध्याय पूर्ण करेंगे। उसके पहले हम शब्दार्थ देखते हैं। शब्दार्थ का वाचन करती हूँ। आपको नोटबुक निकालनी है।
शब्दार्थ का वाचन करती हूँ। भीषण, भयानक, डरावना, सपना, धूप, आग से गर्म होना, लू, तपी हुई वायु या उसका झोंका, उमस, हवा न चलने से मालूम होने वाली गर्मी, चैन, कष्ट दूर होने पर मिलने वाला सुख। इसके आगे के शब्दार्थ आपको पढ़ने हैं और लिख कर लेने हैं। कृति स्वाध्याय देखते हैं। गद्यांश क्रमांक 1, पाठ्यपुस्तक पृष्ठ क्रमांक 54। गद्यांश है, इस वर्ष बड़ी यहाँ से अनुभव कर रहा था, यहाँ तक आपको पद्यांश का वाचन करना है। गद्यांश के आधार पर पहली कृति है, संज्ञान पूर्ण कीजिए। गर्मी की विशेषताएं मैंने यहाँ पे उत्तर लिखकर दिया है, आपको वर्कबुक में उत्तर लिखकर लेना है। गर्मी की विशेषता 1, भीषणता, 2, अंगारे से अंगारे सी तपन, लू चलना, उमस होना। आगे की कृति है, पर्वतीय स्थल का प्राकृतिक सौंदर्य। उत्तर यहाँ पे लिखा है, पर्वतीय स्थल का प्राकृतिक सौंदर्य 1, हरे भरे पहाड़, 2, गर्व से सीना ताने खड़े वृक्ष, 3, पहाड़ों की नीरवता, 4, झरने। दूसरा प्रश्न है उसमें से ही, लेखक के मन परिवर्तन के कारण। उत्तर है, पहाड़ों पर घूमने में हजारों रुपए खर्च करना, अच्छे होटलों में रुकना, बड़ी दुकानों में दाम पूछे बिना खर्च करना, गरीब से 2 रुपए के लिए झिकझिक करना। उत्तर आपको लिखकर लेना है। आज का कार्य आज ही पूर्ण करना है। आगे की कृति है, आकृति पूर्ण कीजिए। मौसम ऐसा था, कैसा था मौसम? बिजलीचा घुटन भरा। 2, भुट्टे वाले के भुट्टे की विशेषता। भुट्टे वाले के भुट्टे की विशेषता है, गरम गरम भुना हुआ, मसाला लगाया हुआ। 3, निम्नलिखित के लिए परिच्छेद में प्रयुक्त शब्द लिखिए। आपको प्रयुक्त शब्द गद्यांश में से ढूंढकर लिखने हैं। आराम का प्रयुक्त शब्द है राहत, गरीब का कंगाल, शांति, सुकून, और बेढंगा बिजली जी। आगे की कृति है भाषा बिंदु। अर्थ के आधार पर निम्नलिखित वाक्यों के भेद लिखिए। यहाँ पे मैंने वाक्यों के भेद लिखकर दिए हैं। क्या पैसा कमाने के लिए गलत रास्ता चुनना उचित है? वाक्य का भेद है प्रश्नवाचक वाक्य। दूसरा वाक्य है, इस वर्ष भीषण गर्मी पड़ रही थी।
विधानवाचक वाक्य। तीसरा वाक्य है, आप उन गहनों की चिंता न करें। निषेधवाचक वाक्य। सुनील जरा ड्राइवर को बुलाओ। आज्ञार्थक वाक्य। अपने समय के लेखकों में आप किन्हें पसंद करते हैं? प्रश्नवाचक वाक्य। परीक्षा में इस तरह का प्रश्न 1 अंक के लिए पूछा जाता है। सभी को उत्तर लिखकर देना है। लिखते समय हर वाक्य का उत्तर लिखना है। सैकड़ों मनुष्य ने भोजन किया। विधानवाचक वाक्य। हाय कितनी निर्दयी हूं मैं। विस्मयादिबोधक वाक्य। काकी उठो, भोजन कर लो। आज्ञार्थक वाक्य। वाह कैसी सुगंध है। विस्मयादिबोधक वाक्य। तुम्हारी बात मुझे अच्छी नहीं लगी। निषेधवाचक वाक्य। आगे की कृति है, कोष्टक की सूचना के अनुसार निम्न वाक्यों में अर्थ के आधार पर परिवर्तन कीजिए। यहाँ पे हमें वाक्य का परिवर्तन करना है सूचना के अनुसार। थोड़ी बातें हुई। निषेधवाचक वाक्य में हमें करना है थोड़ी भी बातें नहीं हुई। मानो इतना ही बोल सकी। प्रश्नवाचक वाक्य करना है हमें, क्या मानो इतना ही बोल सकी। वाक्य के अंत में प्रश्न चिन्ह देना है। तीसरा वाक्य है, मैं आज रात का खाना नहीं खाऊंगा। विधानवाचक वाक्य में परिवर्तन करना है, मैं आज रात का खाना खाऊंगा। खाऊंगा के आगे आपको पूर्ण विराम देना है। वहां मैंने पूर्ण विराम दिया नहीं है। गाय ने दूध देना बंद कर दिया। विस्मयादिबोधक वाक्य में परिवर्तन करना है, अरे गाय ने दूध देना बंद कर दिया। पांचवा वाक्य है, तुम्हें अपना ख्याल रखना चाहिए। आज्ञावाचक वाक्य। तुम अपना ख्याल रखो। इस तरह सूचना के आधार पर आपको वाक्यों में क्या करना है, परिवर्तन करना है। सभी उत्तर यहाँ पे मैंने लिखकर दिए, आपको लिखकर लेना है। रचना के आधार पर वाक्यों के भेद पहचान कर लिखिए। पहला वाक्य है, अधिकारियों के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान और उत्सुकता छा गई। ये सरल वाक्य है। हर ओर से अब वह निराश हो गया था। सरल वाक्य। उसे देख देख बड़ा जी करता कि मौका मिलते ही उसे चलाऊं। मिश्र वाक्य। वह बूढ़ी काकी पर झपटी और उन्हें दोनों हाथों से झटक कर बोली। संयुक्त वाक्य है। मोटे तौर पर 2 वर्ग किए जा सकते हैं। सरल वाक्य। अभी समाज में यह चल रहा है क्योंकि लोग अपनी आजीविका शरीर श्रम से चलाते हैं। संयुक्त वाक्य। मिश्र वाक्य, सरल वाक्य और संयुक्त वाक्य पहचानने के लिए जो सूचना दी है उस सूचना को आपको वाचन करना है। सभी स्वाध्याय आपको पूर्ण करना है। धन्यवाद।